हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवाकर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल ट्रिक सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज 1.2 के 5, 6 एवं 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हैं। एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं इसमें क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें कहता है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4 लेके जितना अंक है सबको प्राकृत संख्या कहेंगे। मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोलता है 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम दे दिए 6n। तो n के जगह पे हम प्राकृत संख्या रखते हैं, क्यों इसमें लिखा है प्राकृत संख्या n के लिए, तो मतलब n का वैल्यू हमको प्राकृत संख्या रखना है। तो पहले हम 6 का वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्या में सबसे पहला अंक है 1, तो 6 पर पावर 1 रखें तो 6 आया। 6 पर पावर 2 रखेंगे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। 6 पर पावर 3 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि 6n मतलब 6 पर पावर प्राकृत संख्या रखने पर क्या कोई ऐसा संख्या होगा जिसका जो अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब अगर हम 6 पर पावर 2 रखें तो 36 आया। अगर यहाँ 0 आता लास्ट में तो ये तो पता चल जाता है कि 6n पर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो वो 0 पर समाप्त होती है। तो इसमें हम देखें 1 को ट्राई करके रखें तो नहीं आया, 2 को देखें नहीं आया, 3, आप किसी भी संख्या को रख लीजिएगा तो वो कभी भी 0 लास्ट में नहीं आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। एक बार और कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 होता है तो वो संख्या ऑटोमेटिक 5 से डिवाइड होता है। जैसे हम 10 दे दिए, इसमें 5 से डिवाइड होगा। 20 लिख दिए, इसमें भी होगा। 30 लिख दिए, 40 लिख दिए, 70 लिख दिए, 100 लिख दिए। मतलब जिस संख्या के अंत में 0 0 आएगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम 5 को लेके चलते हैं। तो आइए हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ लैंग्वेज पर आधारित है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मैं इसको स्किप करके लिख देता हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह 5 से विभाजित होगी। जैसे कि आपको बताएं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो वह 5 से विभाजित होती है। उसके बाद कहता है कि अर्थात इसका मतलब हुआ कि उस संख्या के गुणनखंड में 5 अवश्य ही होगा। मतलब ले लिए 30 ले लिए, 30 में 5 से डिवाइड, अब 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में 5 अवश्य ही होगा। अब 30 का गुणनखंड कैसे करते हैं तो पहले भी बताया था मैंने। 30 का इसे ले लीजिए एलसीएम, 2 से 15, 3 से 5, तो इसका गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 आया ना। कोई भी संख्या अगर 0 है, किसी भी संख्या के अंत में 0 है और वह 5 से विभाजित है तो उस संख्या के गुणनखंड में भी 5 होगा। जैसे 30 में 5 से डिवाइड है, 30 जो है संख्या 5 से डिवाइड है तो इसका गुणनखंड किया तो 5 आया। अब हम इसको लिखते हैं। तो वही संख्या दिया है 6n। अब हमको ट्राई करना है 6n जो है कि अंक 0 पर समाप्त होगी। तो कैसे करेंगे, हम देखें कि 30 का गुणनखंड किए तो 5 आया। उसी प्रकार हम 6 पर पावर n का गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं 0 आता है। तो 6n को हम गुणनखंड करते हैं 2 इंटू 3 पर पावर n देंगे, फिर 2n
3n। तो हम यहाँ देखते हैं कि 6n का गुणनखंड करने पर यहाँ 5 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि 6n के गुणनखंड में 5 नहीं आया, अर्थात कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो 6n प्राकृत संख्या के लिए 0 अंत में आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इसी को, परंतु 6n के गुणनखंडों में 5 नहीं आया। वीडियो को स्किप करके लिख देते हैं हम। तो हमने लिखा परंतु 6n के गुणनखंडों में 5 नहीं आया, इसका गुणनखंड किए, अर्थात कोई संख्या ऐसा नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ऊपर में मैंने 2 सेंटेंस को लिखा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह 5 से विभाजित होगी। इस कंडीशन को लगाएंगे तो ये प्रूव नहीं कर सकते ऐसे, इसलिए इसका अर्थात में दूसरे भाषा में कहें कि उस संख्या के गुणनखंड में 5 अवश्य होगा। इसलिए हमने 6n का गुणनखंड किया कि ताकि देखा कि 6n के गुणनखंड में क्या 5 आता है। अगर 5 आता तो ये 6n के गुणनखंड में 5 आएगा तो 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, लेकिन इसमें तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, यहाँ होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन दिखा देते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है, बोलता है क्यों है, उसको लिखना है, व्याख्या करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाज्य संख्या पहले क्या होता है उसके बारे में पता चलिए। भाज्य संख्या, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। भाज्य संख्या वो है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाता है, वही भाज्य संख्या होता है। जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, तो 4 में 1 से डिवाइड होगा। क्या बोले कि भाज्य संख्या एक और स्वयं, एक हो गया स्वयं मतलब 4, तो 4 में 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो भाज्य संख्या कहता है कि 4 में 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अन्य 2 से भी डिवाइड है, इसलिए 4 ये भाज्य है। और भाज्य क्या है? और भाज्य कहता है कि कोई ऐसा, और भाज्य कहता है वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे कि ले लिए हम 3 में किस किस से डिवाइड होगा? 3 में 1 से होगा और खुद से होगा, 3 से होगा, और दूसरे अंक से कभी डिवाइड होगा ही नहीं, ये इसीलिए ये अभाज्य है। मैं भाज्य का एग्जांपल देता हूँ। 8 हो गया, जैसे 12, 10, ये सब है भाज्य। अभाज्य जैसे हो गया 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 3 में सिर्फ 1 और 3 से ही होगा, 5 में 1 और 5 से होगा, 7 में 1 और 7 से होगा, 11 में 1 और 11 से ही होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले हम 7 × 11 × 13 + 13 पहले इसको देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो पहले पार्ट में देखते हैं 7, 11, 13, दूसरे पार्ट में 13 है। तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है? 13 है, 13 है, तो 13 को कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। 7 × 11 × 13 में 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 7 × 11 बच जाएगा, 13 तो हो जाएगा, इसका 1 लिखेंगे। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब प्लस है, बीच में प्लस दे देंगे, फिर 13 से 13 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ कहता है, तो ये जो संख्या है 13 से डिवाइड है। तो अभी क्या बताएं? जो संख्या 13 से, तो यह संख्या जो है 13 से डिवाइड है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह संख्या 13 से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर दूसरा इसमें है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको भी सेम उसी तरह करना है। तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या क्या है। एक पार्ट इसमें ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो पहले पार्ट में 5 है, दूसरे पार्ट में भी 5 है,
तो ऐसा 5 एक ऐसा संख्या है जो दोनों पार्ट में है। तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब डिवाइड 7 इंटू 6 इंटू 5 का 5 में हट जाएगा तो एक बचेगा, एक कोने लिखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये होगा। तो इसमें वही लिख देंगे। तो हमने सेम ऊपर की तरह लिख दिया था। यह संख्या 5 से डिवाइड है इसलिए यह भाज्य संख्या है। आपको इतना ऐसा ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं। यह मान लीजिए वृत्ताकार पथ है। पहले सोनिया है, यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा वही सोनिया तो 36 मिनट हो जाएगा, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा तो 54 हो जाएगा। तो सोनिया के द्वारा पथ में चक्कर लगाने का समय ये है 18, 36, 54। और रवि के द्वारा है, अब रवि का करते हैं। रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो 24 हो जाएगा, फिर तीसरा लगाएगा तो 36 हो जाएगा, फिर 48 होगा। तो ये सोनिया के द्वारा है और ये रवि के द्वारा चक्कर लगाया गया समय है। तो दोनों में ये कॉमन आया 36, तो इसका आंसर 36 होगा। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वही देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोलता है सॉल्व करने। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम सिंपली इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो दो संख्या दिया हुआ है, इसमें 18 और 12 दिया हुआ है। तो 18 12 का एलसीएम निकालेंगे वही अभाज्य गुणनखंडन की विधि से। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कैसे इसका एलसीएम निकलेगा, यहाँ लिख देते हैं 12 18 का एलसीएम। एलसीएम क्या फाइंड आउट करना है इसमें। तो एलसीएम कैसे होता है कि जो जो इसमें मिला उसके बदले लिखेंगे। जैसे इसमें 2 2 दोनों में है, 2 संख्या दोनों में है तो उसके बदले 1 लिख देंगे। 3 भी संख्या दोनों में है, उसके बदले 1 लिख देंगे। अब बाकी जो बचा सबको उतार देंगे। तो इस दोनों का काम हो गया। ये दोनों बचा है तो इसको उतार देंगे सिंपली। तो इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 3 6 3 18 दूनी 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो का लिंक सबसे पहले उसी पे अपलोड करता हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।